हेलो फ्रेंड, मैं अंकुर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुरैया स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में पूरी लुसेंट जीके का निचोड़ जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे उसका पार्ट 1 यानी फर्स्ट टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स इतिहास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। इसमें हम लोग पूरा पहले इतिहास कंप्लीट करेंगे, इसी तरह भूगोल, ज्योग्राफी, उसी तरह आपका पॉलिटी, उसी तरह इकोनॉमिक्स, पूरे लुसेंट को जीके को जो बुक होता है उस पूरे बुक को अपने वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो को देख लिए तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन आप करके आएंगे इतिहास सब्जेक्ट से। ठीक है, तो पूरा वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें और इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें। तो आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इतिहास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास से। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास से शुरू करेंगे, जिसमें ये शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के इतिहास के बारे में बात की जाए तो फ्रेंड्स, जो भारत का इतिहास है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला या उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी जो फ्रेंड्स भारत है, सबसे पहले भारत के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका भारत है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला या उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग महाकाव्य यानी पुराण में क्या बोलते हैं, इसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यानी जो महाकाव्य है, पौराणिक महाकाव्य है, पुराण है, इसमें जो भी उपमहाद्वीप के किनारे जो भी देश बसा है, जैसे भारत है, जो उसको क्या बोला जाता है, भारतीय बोला गया है, जिसे भारत की यानी भारत की संतान कहा जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे पढ़ सकते हैं, यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। यानी फ्रेंड्स, भारत को जो यूनानी है उसको भारत को इंडिया संबोधित किया है, और मध्यकालीन मुसलमान जो इतिहासकार है वो भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है फ्रेंड्स? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। यानी भारतीय इतिहास को अध्ययन करने के लिए, सुगमतापूर्वक अध्ययन करने के लिए इसको 3 हिस्सा में बांटते हैं। पहला पार्ट है प्राचीन भारत यानी एशियंट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडिया के बारे में, उसके बाद आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग प्राचीन भारत से शुरू करते हैं। ठीक है, आइए तो प्राचीन भारत टॉपिक शुरू कर रहे हैं। चलिए देखिए, प्राचीन भारत से पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यानी फ्रेंड्स, जो प्राचीन भारत का जो आपका स्रोत है वो किस साक्ष्य के आधार पर प्राप्त हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी भारतीय इतिहास के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो आपके 4 स्रोत से प्राप्त होती है। ठीक है, कौन कौन स्रोत है फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं। पहला है धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ के माध्यम से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ है और विदेशियों का विवरण है और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। यानी धर्म ग्रंथ से ऐतिहासिक ग्रंथ जो हुआ है पुराने ज़माना में, यानी जो भी आपका विदेशी लोग आए हैं, तीसरा भारत में भ्रमण करने के लिए आए हैं और वो अपने बुक के माध्यम से जो भी बात बताए हैं उससे जानकारी मिलती है, और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से, यानी जो भी इसके बारे में रिसर्च हुआ है, खुदाई हुई है, इससे भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ, अगला टॉपिक फ्रेंड्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। क्या जानकारी है फ्रेंड्स? सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है, भारत का सौर प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है फ्रेंड्स? वेद है। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, यानी जो भी भारत की सबसे पुरानी धर्म ग्रंथ की बात की जाए तो वेद है। ठीक है, वेद से भारत के धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और इसका रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, वेद 4 हैं। वेद कितना है? 4 है, आप जानते भी होंगे। ऋग्वेद है, कौन वेद है?
ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। यानी सबसे पुराना वेद कौन है फ्रेंड्स? तो ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन है फ्रेंड्स? तो अथर्ववेद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं इन वेदों के बारे में अध्ययन करते हैं बारी बारी से। आइए चलते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। फ्रेंड्स इस तरह का डिटेल स्टडी कीजिएगा तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इसलिए मैं पूरा लूसेंट किताब को, लूसेंट बुक को पूरा कवर करने वाला हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना मत ना भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लगातार वीडियो हम चैनल पर डालने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है, आइए तो ऋग्वेद के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आइए तो देखते हैं ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यानी जिस वेद में ऋचाओं के बारे में बताया गया है उसको बोलते हैं ऋग्वेद। ऋचा ये सब क्या है? जिसे फ्रेंड्स मंडल है, सूक्त है, उसके बारे में व्याख्या किया गया है। तो आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित है। ठीक है, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित टोटल इसमें कितना सूक्त है ऋग्वेद में? तो 1028 सूक्त है और 10 मंडल हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होतुरु कहते हैं। ठीक है, यानी जो ऋग्वेद के ऋचाओं को जो ऋषि पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं, उसको क्या बोलते हैं? होतुरु बोलते हैं। ठीक है, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी सबसे पुराना वेद आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या बताइएगा? आपका ऋग्वेद है, जिसको पढ़ के राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, भारतीय इतिहास के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट, अब ऋग्वेद के संबंध में कौन व्यक्ति क्या बोले हैं इसके बारे में, उसके बारे में जानते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यानी फ्रेंड्स कहा जाए तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी जो गायत्री मंत्र आप लोग पढ़े होंगे वो किसमें है? तो इसमें सूर्य देवता को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। यानी जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसमें सोम देवता का उल्लेख है और तीसरा मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? खील। नेक्स्ट कल चलते हैं। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से इनको संतान माना गया है, जो किससे उत्पन्न हुए हैं? मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, मुख से कौन उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा। भुजा से कौन उत्पन्न हुए हैं? क्षत्रिय। और जांघ से कौन उत्पन्न हुए हैं? वैश्य। और चरण से कौन उत्पन्न हुए हैं? क्षुद्र जाति उत्पन्न हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए देखते हैं नोट के बारे में। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। यानी इन चारों के बारे में धर्म सूत्र काफ़ी नज़दीकी से उल्लेख करता है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे। अब फ्रेंड्स आगे है नेक्स्ट है आपका ईसा पूर्व एवं ईस्वी। जो आप लोग फ्रेंड्स AD और BC के बारे में जानते होंगे उसके बारे में बात करते हैं। ईसा पूर्व कब होता है और ईस्वी कब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसे। फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको बोलते हैं ईसाई कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वर्तमान में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, जिसको ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। फ्रेंड्स जो आजकल जो कैलेंडर अभी चल रहा है इसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर जो प्रचलित है उसको ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उन्हीं के जन्म रूप में यह स्थापित किया गया है, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे ये आधारित है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। ईसा मसीह के जन्म के पहले
समय का ईसा पूर्व, यानी जो भी फ्रेंड्स ईसा मसीह के जन्म के पहले का घटना है, जन्म के पहले का बात है, उसको हम लोग बीसी बोलते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले जो समय है, समय टाइम पीरियड है, उसको बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, बीसी बोलते हैं। और उसके बाद ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में या मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ईसा पूर्व में जो गिनती थी ये उल्टी होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और वहीं मृत्यु की बात करें तो 483 में हो गया। आपको पढ़ने में लग रहा हो कि उल्टा सन चलता था क्या? जी, तो पहले ईसा पूर्व था, आपको उल्टा होता था पहले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई, ठीक है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स आगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन 19वीं सन कहलाता है, ठीक है। ईसा मसीह के जो जन्म से समय तिथि शुरू हुआ उसको बोलते हैं ईसवी सन बोलते हैं, ठीक है, ईसवी सन उसको बोला जाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एंडो डोमिनी, क्या बोलते हैं, एडी फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। इन लॉर्ड जीसस के समय के टाइम पीरियड को एडी कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद वाला। अब चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं अब इसके बाद। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके बारे में क्या डिटेल दिया गया है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। जो भगवान विष्णु का वामन अवतार आप लोग देखे होंगे तो इसके बारे में ऋग्वेद में प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, ठीक है। नोट में क्या दिया है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसी ग्रंथ का स्थान है तो उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, यजुर्वेद में चलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद हो गया, अब यजुर्वेद में चलते हैं। अब आगे अब इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। यजुर्वेद का बात करें तो फ्रेंड्स सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी फ्रेंड्स इस वेद में बलि प्रथा मंत्र के बारे में बताया गया है। इसके पाठकर्ता को अर्धयु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधर्यु बोलते हैं यजुर्वेद के पाठकर्ता को। एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में संकलित है, ठीक है, ये गद्य में भी है और पद में भी है, दोनों में यह प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अब साम वेद के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। साम वेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदरातुर बोलते हैं, ठीक है, उदरातुर। यानी साम वेद में देखा जाए तो जितना भी गाना गाने वाला मतलब ऋचाओं था तो उसका इसमें संकलित किया गया है। इसे भारतीय संस्कृति का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। संगीत, भारतीय संगीत सामवेद से ही आया है, ठीक है। जितना संगीत आप लोग गाते हैं सब सामवेद का ही देन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद अब देखते हैं फ्रेंड्स अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्मम आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा समान मनुष्य के विचार, विश्वास, अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं अर्थ। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग क्या जाने, जितने भी शादी ब्याह, टोना टोटका, जादू तंत्र मंत्र, ये सब जितना होता है, रोग निवारण, ये सभी आपका अथर्ववेद में है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए
अब नेक्स्ट नोट में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें कुछ दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुराण और संबंधित वंश के बारे में जानते हैं। फ्रेंड जो विष्णु पुराण है आपका मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। मत्स्य पुराण है, जो मत्स्य पुराण आपका है आपका आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और जो वायु पुराण है वो गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। चलिए इतना आपको जानकारी प्राप्त हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं, नोट में इसका देखते हैं, नोट में आपको क्या दिया है। तो फ्रेंड्स वही नोट का बात करें तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यानी एग्जाम में पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन है तो ऋग्वेद है, और सबसे बाद वाला वेद कौन है, नया वेद कौन है तो अथर्ववेद है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये कौन कौन है तो शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद है। यानी वेदांग यानी वेदों को सही से स्टडी करने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है, जिसमें प्रमुख कौन कौन है फ्रेंड्स, 6 कौन है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, भारतीय इतिहासकार कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। भारतीय इतिहास के बारे में सबसे अच्छा विवरण और क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पुराण में मिलता है इसकी जानकारी। इसके रचयिता लोमहर्ष थे। कौन थे, लोमहर्ष थे, अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है, ठीक है। इसकी संख्या 18 है। यानी कहा जाए पुराण की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 18 है, जिनमें से केवल 5 है, जिनमें से 5 कौन कौन प्रमुख है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यानी पुराण देखा जाए तो पुराण आपका कितना है, 18 है, जिनमें से 5 प्रमुख पुराण में मत्स्य, वायु, विष्णु, महात्मा, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पुराणों में नोट में दिया है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। यानी जितने भी पुराण का मैं नाम बताया हूँ उसमें मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन है और प्रमाणिक भी है, यानी ऑथेंटिक है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जितने भी पुराण हैं उस सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, स्त्रियां तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। यानी जो स्त्री हैं और क्षुद्र जाति के लोग हैं उनको वेद पढ़ने की मतलब अनुमति नहीं थी, वे भी लेकिन पुराण सुन सकते हैं और पढ़ सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। यानी जिस तरह पहला जुआ है और शराब है, तो पहला जुआ, दूसरा शराब और तीसरा स्त्री को पुरुषों का सबसे बड़ा प्रमुख दोष बताया गया है, ठीक है। और स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति कौन है फ्रेंड्स, तो मैत्रेयणी है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों का अर्धाग्नि कहा गया है, ठीक है। याद रखिएगा किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धाग्नि कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपका यूपीएससी है, बीपीएससी है, स्टेट लेवल एग्जाम है, यानी सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, यूपी एसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस जो भी एग्जाम दे रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है, स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, ठीक है। मनुस्मृति सबसे पुरान स्मृति ग्रंथ है, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन है, आपका मनुस्मृति। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। यानी जातक कथा में गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म की कहानी वर्णित किया गया है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हिनयान का कौन ग्रंथ है, कथा वस्तु है।
जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। यानी फ्रेंड्स वहीं बात किया जाए, हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु, उसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ये आज के वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा। तो इसका फ्रेंड्स पार्ट 2 जल्द ही आएगा। पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।